राइज एंड फॉल पढ़ रहे थे, सिर्फ राइज तक किया था कि पोर्तुगीज इंडिया में आए, ठीक है, 1498 में। फिर उन्होंने कैलीकट में अपना पहला फैक्ट्री बनाया और पहली कैपिटल बनाई कोचीन को, ठीक है, और दूसरी कैपिटल गोवा 1530 में, ठीक है। तो कई बार मेरे माउथ से 19 निकल जाए तो क्योंकि मैं 9 तो उसको आप समझ जाना कि मतलब 15 में बात कर रहा हूँ, कई बार स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, ठीक है। और कौन थे गवर्नर, कौन थे जिन्होंने बनाई? नहीं, थर्ड गवर्नर थे ना, नीनो दी कुन, ठीक है, जिन्होंने कैपिटल बनाया था 1530 में, ठीक है। कैप्चर किसने किया था? कैपिटल को कैप्चर किया था, ठीक है, एल्फेंसियो दा एल्बुकुर्क, उन्होंने 1510 में कैप्चर किया था, ठीक है। कहाँ से? एक पर्सन थे, हाँ, इस्माइल खान, और किसकी हेल्प ली थी? कृष्णदेवराय की हेल्प से, ठीक है, और बाद में उनको बीट भी किया। और कृष्णदेवराय कौन थे? विजयनगर एम्पायर के सबसे फेमस किंग थे, ठीक है, जो उनकी थर्ड डायनेस्टी हम पढ़ेंगे, तुलवा डायनेस्टी के किंग थे वो, ठीक है। टोटल 4 डायनेस्टी विजयनगर एम्पायर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो पोर्तुगीज ने अपना गवर्नर सेट किया 3-3 साल के लिए, उनके गवर्नर, पहला गवर्नर 3 साल के लिए बना था, ठीक है। बाद में एक्सटेंड भी हुए वो टाइम पीरियड, लेकिन मेन जो स्टार्टिंग हुआ उनके एम्पायर का वो कहाँ से हुआ? फ्रांसिस डे अल्मेडा, उन्होंने एक पॉलिसी चलाई थी। कौन सी पॉलिसी पढ़ी थी हमने? ब्लू वाटर पॉलिसी, जिसका दूसरा नाम था कारताज सिस्टम, ठीक है। ब्लू वाटर पॉलिसी का कारताज सिस्टम का पर्पज क्या था? टू मेक द पोर्तुगीज द किंग ऑफ द इंडियन ओशियन, ठीक है। उनके बेटे की डेथ हो गई थी बैटल ऑफ ड्यू में, ठीक है, तो उन्होंने फिर दोबारा से बीट किया उनको, बैटल ऑफ ड्यू में ही दोबारा से बीट किया और कारताज सिस्टम स्टार्ट किया। उसके बाद एल्बुकुर्क को माना जाता है रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर, क्योंकि उन्होंने एम्पायर का एक्सपेंशन किया था, ठीक है। उन्होंने कुछ चीजें की थी जो हमने पढ़ी थी कि उन्होंने सती प्रथा को बैन किया अपने एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस में, ठीक है। मैरिंग टू नेटिव या लोकल पीपल से मैरिंग करने का जो एक सिस्टम था वो उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, और मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूट किया। देन उसके बाद थर्ड नीनो दी कुन का बारे में हमने पढ़ा था कि उन्होंने क्या किया था? कैपिटल को चेंज किया था 1530 में, कैपिटल हो गई थी उनकी गोवा, ठीक है, और वो उनकी कैपिटल फिर रही जब तक वो गए नहीं इंडिया से 1961 तक वो वहीं पे रहे, ठीक है। हालांकि लेटर जब उनके एम्पायर का एक्सपेंशन होगा तो हमने पढ़ा कि धीरे धीरे वो एम्पायर को एक्सपेंड करेंगे कि डच आके उनको फिर से साइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि साउथ जो इंडिया है वहां पे डच डोमिनेंस ज्यादा था, नॉर्थ इंडिया में स्टार्टिंग में ब्रिटिश डोमिनेंस ज्यादा था, ठीक है। सो ये यूरोपियन पावर्स जो हमने पढ़ी थी कि कौन कौन सी यूरोपियन पावर आई, कौन कौन से टाइम पे आई, ठीक है, कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी फैक्ट्री ओपन की। देन हमने वयाज पढ़ी कि जो वास्को डी गामा इंडिया आए। देन कौन कौन से फैक्टर्स थे, हालांकि मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में बता दिया था कि क्यों डिक्लाइन हुआ पोर्तुगीज एम्पायर, क्या क्या फैक्टर्स थे, ठीक है। तो एक फैक्टर था उनके डिक्लाइन होने का, राइज ऑफ अदर ट्रेडिंग पावर्स, ब्रिटिशर्स का राइज। ब्रिटिशर्स ने उनको कौन सी बैटल में हराया? बैटल ऑफ सवाली में उनको हरा दिया था, ठीक है। फ्रेंच के राइज, फ्रेंच भी एक बड़ी पावर थी, बाद में लेटर ऑन फ्रेंच भी यूरोप में एक बड़ी पावर बन के उभरेंगे। और ये चीज ध्यान रखना कि जब ये लोग इंडिया में ट्रेड कर रहे हैं या साउथ एशिया में ट्रेड कर रहे हैं, एट द सेम टाइम यूरोप में भी सिचुएशन चेंज हो रही है, क्योंकि अर्लियर मेन पावर थी पुर्तगाल और स्पेन, फिर टाइम के साथ अराउंड फ्रॉम मिडल ऑफ द 16th सेंचुरी वहां पे सिस्टम चेंज हो जाएगा। जो मेन पावर बन के उभरेंगी फिर उभरेंगी फ्रांस और ब्रिटेन, ठीक है, तो वो वहां पे भी सिस्टम चेंज होगा, तो उसका इंपैक्ट इंडिया में भी पड़ेगा, ठीक है। देन स्पेन वोन पुर्तगाल इन 15 AD, क्योंकि स्पेन और पुर्तगाल दोनों कॉम्पिटिटर थे, तो वहां पे उनकी एक बैटल हुई, कहाँ पे? यूरोप के अंदर, और स्पेन ने पुर्तगाल को जीत लिया 1580 AD में। उसके बाद स्पेन के जो राजा थे वो ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं थे कि पोर्तुगीज जो है अपना इन्फ्लुएंस
ईस्ट इंडीज की तरफ रखें या साउथ एशिया में या इंडिया में रखें, तो ये भी एक रीजन था कि जो पोर्तुगीज कंपनी है वो ज़्यादा बड़ी नहीं बन पाई, क्योंकि जो पोर्तुगीज रूलर था वो स्पेन के हाथों में हार गया था। उसके बाद जो हेल्प मिल रही थी उनको पोर्तुगीज एम्पायर से, वो हेल्प मिलनी बंद हो गई थी। ठीक है, ब्रिटिशर्स के बड़े बनने का या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बड़े होने का एक रीजन ये भी था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश गवर्नमेंट का पूरा सपोर्ट था। बाकी जो भी पावर आएंगी इंडिया में, तो वो सारी की सारी प्राइवेट कंपनी आई थी, तो प्राइवेट कंपनीज को गवर्नमेंट का सपोर्ट था या नहीं था, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के पास कितनी बड़ी नेवल पावर हो सकती है, बहुत बड़ी नेवल पावर नहीं हो सकती, तो उनको हेल्प मिलती थी किंग से, जो वहां के किंग थे। तो ब्रिटिश एम्पायर जो था उसने टाइम टू टाइम हेल्प की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की। जो बाकी कंपनीज हम पढ़ेंगे, डच ईस्ट इंडिया कंपनी या डेनिश या फ्रेंच या पोर्तुगीज, उनको एक टाइम के बाद बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिली। जो उनके एम्परर थे वहां पे यूरोप में, उनसे बहुत ज्यादा हेल्प नहीं मिली। ये भी रीजन था कि ब्रिटिशर्स बड़ी पावर बने और बाकी इतनी बड़ी पावर नहीं बन पाए, क्योंकि उनको यूरोप से जो किंग थे या यूरोप से जो उनके एम्पायर थे उनसे उनको हेल्प मिलती ही नहीं थी। तो कंपनी बड़ी तभी बन सकती थी जब उसको बैकएंड में एम्पायर की सपोर्ट मिल रही है। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश एम्पायर की या ब्रिटिश एम्परर की या ब्रिटिश मोनार्क की सपोर्ट थी टाइम टू टाइम। लेकिन बाकी कंपनीज के साथ ऐसा हुआ कि एक टाइम के बाद वो सपोर्ट मिलनी कम हो जाती थी। उसका रीजन ये रहता था कि अलग अलग टाइम पे, जैसे फॉर एग्जांपल हम किसी एक कंट्री को ले लें, फ्रांस, तो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो फिर बाकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी जब अच्छा रिवेन्यू अर्न कर रही थी तो वहां पे कुछ और कंपनीज पैदा हुई और उन्होंने मोनार्क को इन्फ्लुएंस किया कि आप फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की हेल्प क्यों कर रहे हो, हम आपको ज्यादा प्रॉफिट देंगे, ठीक है, आप हमारी हेल्प करो। हालांकि हुआ सेम चीज ब्रिटेन के केस में भी था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ और भी कई कंपनी आई, लेकिन टाइम टू टाइम ब्रिटिशर्स उनको मैनेज करते रहे और एक ही कंपनी उन्होंने बना दी लास्ट में आके। तो बाकी अलग अलग कंपनी जो है वो बड़ी नहीं बन पाई, तो इसलिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक ही कंपनी रही और बाकी जगह से अलग अलग और भी कंपनी आई। तो वो मोनोपोली नहीं रही ट्रेड के अंदर, एक तो मोनोपोली नहीं रही, दूसरा जो किंग या एम्पायर है वो मल्टीपल कंपनीज को अलग अलग अपने जो उसका जो लगता था कि वो मुझे कितना हेल्प दे रहे हैं या कितना रिवेन्यू दे रहे हैं, उसके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो उनको सर्व करते थे, तो किसी एक कंपनी को सर्व नहीं करते थे। तो हम लेटर ऑन जब पढ़ेंगे कि ब्रिटिश एम्पायर बड़ा होगा तो उसके बड़े होने का ये एक मेन रीजन था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक सिंगल कंपनी थी। जो अदर कंपनी बनी वहां पे वो इंडिया में आई लेकिन मर्ज हो गई, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाई, लेकिन बाकी जगह से और भी कंपनीज आई। क्योंकि हम लोग सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को ही पढ़ते हैं तो बाकी कंपनीज को हम इतना ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये भी एक रीजन था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही बड़ी बन पाई। एक तो वो सिंगल कंपनी थी, दूसरा उसको टाइम टू टाइम वहां के एम्परर से कांस्टेंट सपोर्ट मिल रहा था। कोई भी नेवल पावर चाहिए, उसको नेवल पावर में सपोर्ट चाहिए, या इंडिया में किसी किंग के साथ, उस टाइम पे मुगल एम्परर थे तो मुगल एम्परर से अगर बातचीत करने के लिए कोई अपना राजदूत भेजना है तो वो एम्पायर भेजता था, कंपनी नहीं भेजती थी। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर थे जो हम पढ़ेंगे जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बड़ी बनी। और पोर्तुगीज डिक्लाइन हुए क्योंकि बाकी कंपनीज का राइज हो गया। डच ने उनको हैम्पर किया, ठीक है, फ्रेंच ने उनको हैम्पर किया, ठीक है, और इंग्लिश ने, और वो सिमट के सिर्फ गोवा और उसके नियर बाय एरिया तक ही रह गए थे। गोवा, दमन एंड दीव यहीं तक रह गए थे वो। दूसरा ये जो हमने पढ़ा कि स्पेन जो है उसने पुर्तगाल को जीत लिया था, एंड फिलिप II ऑफ स्पेन नेग्लेक्टेड पोर्तुगीज डोमिनेशन इन इंडिया। उसने कहा कि मुझे इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि आप वहां पे ट्रेड कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन स्पेन की तरफ से, क्योंकि उस वक्त पुर्तगाल और स्पेन एक ही हो गया, क्योंकि स्पेन ने ओवरकम कर लिया था या विन कर लिया था पुर्तगाल को, कि मैं आप लोगों को हेल्प नहीं करूंगा। तो अब किसी एक इंडिविजुअल प्राइवेट कंपनी के लिए बहुत बड़ा बन पाना पॉसिबल नहीं था। तो ये भी एक रीजन था कि पोर्तुगीज टाइम के साथ बड़ा एम्पायर नहीं बना पाए। पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन बिकम करप्ट। जितनी भी कंपनीज आएंगी धीरे धीरे टाइम के साथ करप्ट होंगी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया भी करप्ट होगी, लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया करप्ट होगी तो क्या होगा, कंपनी बंद नहीं होगी और ना ही कंपनी को सपोर्ट मिलना बंद होगा, बल्कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को हटा के अपना खुद का रोल ले आएगी वहां पे। तो इसीलिए वो रूल कंटिन्यू रह गया। बाकी कंपनीज के केस में क्या हुआ कि कंपनी करप्ट थी तो गवर्नमेंट से मिल रहा सपोर्ट हट गया,
ठीक है, कंपनी करप्शन के चक्कर में अपने आप ही खुद ही फेल हो गई धीरे धीरे टाइम के साथ। लेकिन जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी करप्ट होने लगेगी, उस केस में ब्रिटिश गवर्नमेंट कंपनी को हटा के और खुद का रूल को रिइंस्टेट कर देगी वहां पे, ठीक है। देन रिलीजियस पॉलिसीज बैकफायर की पोर्तुगीज की, जो मैंने बताया था कि नेटिव से मैरिज की जो पॉलिसीज थी या मुस्लिम्स के परसिक्यूशन की जो पॉलिसीज थी, क्योंकि उस टाइम पे जब पोर्तुगीज रूल कर रहे थे तो नॉर्थ में पहले दिल्ली सल्तनत और उसके बाद मुगल दोनों ही बड़े मुस्लिम एम्पायर थे, और साउथ में मैंने बताया था विजयनगर एम्पायर के बाद डेक्कन सल्तनत का रूल आएगा, तो वो भी एक मुस्लिम एम्पायर था। तो मुस्लिम के अगेंस्ट में ही परसिक्यूशन कर रहे थे और मुस्लिम ही मोस्टली इंडिया को रूल कर रहे थे, ठीक है। और दूसरा जो ऑर्थोडॉक्स हिंदू थे या जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम्स थे या ऑर्थोडॉक्स जो बाकी रिलीजन के लोग थे, तो जो नेटिव से मैरिज करने का प्रपोजल था वो उसके अगेंस्ट में हुए। और सती प्रथा आज हमें लग सकता है कि इट वाज ए सोशल इवल, ठीक है, सोशल बुराई थी, लेकिन उस वक्त लोग उसको नहीं मानते थे, तो उसको बैन करना भी ऑर्थोडॉक्स जो पर्सन्स थे वो सारे के सारे अगेंस्ट में हो गए। पोर्तुगीज जो कंपनी है, अब लोग अगेंस्ट में हो गए तो ऑब्वियस है कि जो वहां का किंग था वो अपने जो प्रजा थी उसके साथ जाता था, तो वो पोर्तुगीज कंपनीज को या पोर्तुगीज जो पर्सन थे उनको हेल्प नहीं करता था। तो ये उनकी रिलीजियस पॉलिसी बैकफायर कर गई उनके अगेंस्ट में, ठीक है। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भी ये रिलीजियस पॉलिसीज लेके आएगी, तो हम पढ़ेंगे वहां पे भी बैकफायर होगा। जब सती प्रथा को बैन किया जाएगा और बाकी चीजें होंगी तो उस टाइम पे भी एक बैकफायर होगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेट होगा, अराउंड 1857 जो हम फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ेंगे, तो वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बैकफायर था, लेकिन वो उस चीज को सेटल कर जाएंगे, ठीक है। बैकफायर दोनों के केस में होगा, ऐसा नहीं होगा कि पोर्तुगीज सती प्रथा को हटाएंगे तो उनके अगेंस्ट में बैकफायर हुआ और फिर ब्रिटिश जो है वो भी सती प्रथा को बैन करेंगे 1829 में बंगाल में और 1830 में पूरे रेस्ट ऑफ द इंडिया में, ठीक है। तो जब हम पढ़ेंगे जो फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा तो उसके हम रिलीजियस कोज पढ़ेंगे या सोशल कोज पढ़ेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ये एक रीजन था कि वो सती प्रथा को उन्होंने बैन किया, ठीक है। फीमेल इन्फेंटिसाइड को बैन करेंगे वो 1858 में ब्रिटिशर्स, ठीक है, वो भी उनके अगेंस्ट में बैकफायर करेगा। तो बैकफायर ब्रिटिशर्स के केस में भी होगा और यूरोपियन और पोर्तुगीज के केस में भी होगा, लेकिन ब्रिटिशर्स के केस में उनको बैक करने के लिए पूरा एम्पायर खड़ा था, तो इसलिए वो उस बैकफायर को कंट्रोल कर जाएंगे। लेकिन पोर्तुगीज एक कंपनी थी तो वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी ज्यादा। In 17th century, Dutch also expelled the Portuguese from the most part of India. तो ये मैंने बताया था आप लोगों को, ठीक है, कि most of the parts में इवन जो मालाबार कोस्ट जो मैंने आप लोगों को बताया था कि ये इंडिया का कोस्टल एरिया है, तो इस वाले एरिया को, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, वेस्टर्न घाट का, इस वेस्टर्न घाट के एरिया को हम दो में डिवाइड करते हैं मेनली, ठीक है, कोंकण कोस्ट और मालाबार कोस्ट, ठीक है। कोंकण कोस्ट मोस्टली गुजरात, महाराष्ट्र और गोवा तक है, और उसके बाद कर्नाटक और जो केरला के एरिया को बोलते हैं मालाबार कोस्ट, तो वहां पे पूरा का पूरा डच एलिमिनेट कर देंगे, किनको, पोर्तुगीज को। लेकिन क्योंकि हम लोग मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को पढ़ते हैं तो हम उसको ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि डच ने उनको वहां से एक्सपेल कर दिया था, ठीक है। सो दीज वर द फैक्टर्स जिसकी वजह से पोर्तुगीज इंडिया में एक लिमिटेड स्पेस पे रह गए थे, ठीक है। देन उसके बाद जब पोर्तुगीज इंडिया में थे तो उन्होंने, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोशिश की थी, इवन उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि वो उस टाइम पे जो एम्परर हैं, जो मुगल एम्परर हैं, उनको अपने साथ मिला लें। तो इवन पोर्तुगीज ने ये कोशिश की कि जो अकबर था उस टाइम पे रूलर, तो अकबर वाज ए वेरी रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन, क्योंकि वो एक हिंदू राजा की लड़की से शादी करेगा, ठीक है, तो उसकी रिलीजियस पॉलिसी जो थी वो टॉलरेंट थी अदर रिलीजन्स के लिए। तो क्रिश्चियंस कोशिश करेंगे कि उसको क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि उनका ये मानना था कि अगर अकबर को कन्वर्ट कर लिया दैट मीन्स अकबर एक बहुत बड़े एम्पायर को रूल कर रहा था, तो जो क्रिश्चियनिटी है वो पूरे इंडिया में वहां फैल जाएगी जहां पे
अकबर का रूल है, ठीक है। तो अकबर ने खुद ये बोला था जो पोर्तुगीज है उनको, क्योंकि अकबर दो ही वाज ए वेरी इलिटरेट पर्सन था वो, लेकिन फिर भी वो अलग अलग रिलीजियस टेक्स्ट को पढ़ना चाहता था, अलग अलग रिलीजन्स को समझना चाहता था। इसलिए उसने पोर्तुगीज को बोला कि आप अपने कुछ लर्न पर्सन भेजो जो मुझे क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएं ये क्या चीज है, ठीक है। तो 3 मिशन हम पढ़ेंगे। पोर्तुगीज ने 3 मिशन भेजे थे अकबर की कोर्ट में, क्योंकि उनको भी एक आइडियल सिचुएशन लग रही थी कि अगर हम कन्विंस कर पाए अकबर को कि क्रिश्चियनिटी इज फार मोर बेटर देन इस्लाम एंड हिंदुइज्म, ठीक है। हिंदुइज्म तो उस वक्त लाइन में था ही नहीं, इधर इस्लाम और क्रिश्चियन, तो दोनों के बीच में फाइट थी, ठीक है। तो अगर उनको लग रहा था कि अगर हम अकबर को कन्विंस कर पाए कि क्रिश्चियनिटी ज्यादा एडवांस है, फार मोर बेटर है, ज्यादा लिबरल है, तो हो सकता है वो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो अकबर के 3 मिशन पढ़ेंगे। इन 3 मिशन में आपको सिर्फ डेट याद रखनी है और 2 मिशन में कौन कौन पर्सन थे वो भी याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला मिशन गया था सितंबर 1579 में, ठीक है। तो अकबर ने एक लेटर लिखा गोवा की अथॉरिटीज को रिक्वेस्टिंग देम टू सेंड 2 लर्न प्रीस्ट, कि 2 लर्न प्रीस्ट को आप भेजो मेरी कोर्ट में, ठीक है। तो उनके वहां से पहले मिशन पे गए थे फादर रोडेल्फो एक्वाविया और ओंटेनियो मोन्सेरिटो, ठीक है। नाम ओवियस है, अजीब मिलेंगे क्योंकि पोर्तुगीज थे। तो ये 2 पर्सन पहले मिशन पे गए थे, ठीक है, उनको कन्विंस करने के लिए कि भाई क्रिश्चियनिटी इज फार मोर बेटर देन इस्लाम, ठीक है। तो लेकिन ये दोनों कन्वर्ट नहीं कर पाए और 1583 में आ गए, बिलाइंग द होप ऑफ पोर्तुगीज। बिलाइंग मतलब एक तरह से डिनाइंग, कि उस चीज को मना कर देना, ठीक है, क्योंकि जो झूठी आशाएं थी उनको गलत साबित करते हुए वापस आ गए। अकबर क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद सेकंड मिशन उनके पास गया 1590 में। सेकंड मिशन पे जो पर्सन्स गए तो ग्रुप ऑफ पर्सन्स से कई सारे, ठीक है, तो उनमें ऐसा कोई नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। देन उसके बाद थर्ड मिशन जाएगा अगेन 1595 में, लाहौर में जाएगा उस वक्त, ठीक है। ये हम मेडिवल हिस्ट्री में पढ़ेंगे कि कैपिटल जो है मुगल्स की वो चेंज होती रहती थी। कभी मुगल्स अपनी कैपिटल दिल्ली को बना लेते थे, कभी आगरा को, फिर एक बार अकबर फतेहपुर सिकरी को भी बनाएंगे और फिर लाहौर को भी बनाएंगे। तो इन 4 के बीच में मुगल्स की कैपिटल शिफ्ट होती रहती थी, दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सिकरी और लाहौर, ठीक है। तो हर किंग अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कैपिटल को शिफ्ट कर लेता था, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो रहेगी वो दिल्ली ही रहेगी, ठीक है, और लास्ट के टाइम पे दिल्ली रहेगी। जो लेटर मुगल रूलर पढ़ेंगे वहां पे कैपिटल दिल्ली ही रहेगी। लेकिन जो अर्ली मुगल्स हम पढ़ेंगे, जिसमें बाबर पढ़ेंगे, हुमायूं, जहांगीर, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब, ये अपनी कैपिटल को शिफ्ट करते रहते थे, ठीक है। तो वो 4 कैपिटल आप ध्यान रखना जो मुगल एम्पायर में थी, दिल्ली, आगरा, देन उसके बाद फतेहपुर सिकरी और उसके बाद लाहौर। तो उस वक्त कैपिटल लाहौर थी जब थर्ड मिशन गया, ठीक है। ये हमें ध्यान नहीं रखना, हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पोर्तुगीज ने अकबर की कोर्ट में 3 मिशन भेजे थे, ठीक है, और वो 3 मिशन उन्होंने किस पर्पज के लिए भेजे थे वो ध्यान रखना है। तो तीसरे मिशन में फादर जेरोमी जेवियर एंड इनेमल पिन्हेरो, ये 2 पर्सन गए थे, तो इनके नाम ध्यान रख लेना, ठीक है। और ये लोग भी अकबर को कुछ ज्यादा कन्विंस नहीं कर पाए और बाद में आ गए थे। तो हमें सिर्फ ये ध्यान रखना है कि पोर्तुगीज ने मुगल्स को कन्विंस करने के लिए अकबर की कोर्ट में 3 मिशन भेजे थे, जिसमें से तीनों मिशन जो है कोई ऐसी स्टेटमेंट आ जाए दैट फर्स्ट मिशन वाज सक्सेसफुल, रेस्ट 2 वर अनसक्सेसफुल, तो अनसक्सेसफुल तीनों ही थे। वो कन्वर्ट तो कर ही नहीं पाए थे, उनका पर्पस था कि अकबर को कन्वर्ट करना, तो कन्वर्ट नहीं कर पाए थे, ठीक है। देन उसके बाद आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश एम्पायर कि इंडिया में ब्रिटिशर्स कैसे आए और उन्होंने कैसे इतना बड़ा एम्पायर बनाया। पोर्तुगीज के बारे में उतना ही काफी है, बाकी आपके बुक में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हो, मैं वो इन्फॉर्मेशन कवर कर रहा हूँ जो एग्जाम में या तो कवर की जा चुकी है या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्ट्री का कोई एंड नहीं है। आप एक ही पर्सन पे कितना पढ़ सकते हो, अकबर के ऊपर पूरी किताबें लिखी हुई हैं, ठीक है। तो अगर आपके पास जो बुक में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, अगर आप उसको याद कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो एटलीस्ट जितना मैं बता रहा हूं उतना आपको याद रखना है, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स
इंडिया में आएंगे 31 दिसंबर 1600 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बनेगी। ठीक है, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की फॉर्मेशन 1600 में हुई थी, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो 1600 में उस टाइम की जो क्वीन थी, क्वीन एलिजाबेथ वन, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर देंगे। चार्टर मतलब ऑथोरिटी लेटर कि आप लोग जाके ईस्ट इंडीज में, या फिर उन्होंने स्पेसिफिक किया था कि केप ऑफ गुड होप के ईस्ट में जाके आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, ये उस लेटर में लिखा हुआ था। फॉर द 15 ईयर, 15 सालों के लिए आपको ट्रेड में मोनोपोली दी जा रही है ब्रिटेन के क्वीन की तरफ से या ब्रिटेन के मोनार्क की तरफ से, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 24 मर्चेंट से मिलके बनी हुई थी, ये मर्चेंट वही पर्सन थे जिन्होंने लॉन्ग टर्म में काफी मुनाफा कमाया था, तो उन्होंने मिलके एक कंपनी बनाई। जब उन्होंने देखा कि बाकी यूरोप से अलग अलग कंपनी जा रही हैं और वो अच्छा खासा मुनाफा लेके आ रही हैं, तो 24 ट्रेडर्स ने मिलके एक कंपनी बनाई। तो 24 उसके कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर थे स्टार्टिंग में। प्रोप्राइटर होता है किसी भी कंपनी का ओनर, प्रोप्राइटर बोल लो या प्रमोटर बोल लो। ठीक है, तो 24 उसके स्टार्टिंग में प्रमोटर थे। तो उन्होंने कैसे भी करके मतलब लिंक निकाले ब्रिटिश मोनार्क के साथ, और उस टाइम पे मोनार्क थी एलिजाबेथ वन। उन्होंने 15 साल के लिए मोनोपोली ट्रेड दे दिया उनको। तो ये मोनोपोली ध्यान रखना है, क्योंकि उस टाइम पीरियड में किसी दूसरी कंपनी को वो ट्रेडिंग राइट नहीं मिले। तो मोनोपोली राइट दिया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप केप ऑफ गुड होप, याद होगा केप ऑफ गुड होप कहाँ पे है? ठीक है, अफ्रीका का साउदर्न मोस्ट पॉइंट। किसने डिस्कवर किया था? बार्थोलोमीज दियाज ने डिस्कवर किया था 1487 में। ठीक है, धीरे धीरे याद हो जाएंगे, जो कि एक पुर्तगाली सेलर था। तो केप ऑफ गुड होप अफ्रीका का जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, वहां से ईस्ट में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को मोनोपोली ट्रेड का चार्टर मिल गया था। ठीक है, देन चार्टर मिला तो धीरे धीरे उन्होंने वोयाज स्टार्ट की, और कंपनी ने 1608 में, ठीक है, विलियम हॉकिंस नाम के पर्सन को भेजा ऑन द शिप हेक्टर। आपकी बुक में 1609 मेंशन है, उसको ठीक कर लेना, वो 1608 है। और ये भी ध्यान रखना कि आगे भी जब हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे ना, तो 1 ईयर हियर एंड देयर हो सकता है। किसी बुक में आगे लिखा होगा एक साल, किसी बुक में पीछे लिखा होगा, बिकॉज ये टोटल सारा हिस्ट्री लिखा तो हिस्टोरियन के पर्सपेक्टिव से गया है। तो एक साल बहुत बड़ा नहीं माना जाता, तो एक साल आगे पीछे अगर लिखा गया है तो उसमें चलता है उतना। कि कई बार आप अगर सपोज कि एग्जामिनर पूछ ले कि हेक्टर कब आया था, और 1608 का ऑप्शन ही नहीं है, नो का ही ऑप्शन है, तो आपको नो ही टिक करना पड़ेगा। ठीक है, तो 1608 या नो में कंफ्यूजन है, लेकिन मोस्ट ऑफ द बुक्स बोलते हैं कि 1608 में आया था। लेकिन कुछ एनसीईआरटी में, कुछ क्लासेस की एनसीईआरटी में 1609 लिखा हुआ है, कुछ में 8 लिखा हुआ है। तो हम वहां पे भी क्वेश्चन, वो अगर हम एनसीईआरटी को ही रेफरेंस सोर्स माने तो उसमें भी एक नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो हम लेकिन मानते हैं कि 1608 में आया था। ठीक है, तो 1608 में आया, और उस टाइम पे इंडिया में रूल कर रहा था जहांगीर। जहांगीर का रूल था उस वक्त, मुगल एम्परर। ठीक है, जहांगीर का रूल था, और जहांगीर की मदर टंग क्या थी मैंने बताया था? तुर्की। ठीक है, और जो मुगल्स का कोर्ट लैंग्वेज होता था वो था पर्शियन। ठीक है, पर्सिया क्या था? ईरान का पुराना नाम। ठीक है, तो पर्शियन था, क्योंकि पर्शियन एम्पायर का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा था उस टाइम पे। तो पर्शियन वहाँ की कोर्ट, जो मुगल्स की कोर्ट लैंग्वेज थी। तो जहांगीर की मदर लैंग्वेज थी तुर्की, और विलियम हॉकिंस को तुर्की अच्छी तरह से आती थी। तो कंपनी ने जानबूझ के उनको इन्फ्लुएंस करने के लिए भेजा था कि अगर वो किंग को मना पाए तो उसको उनसे बातचीत करना इजी हो जाएगा। ठीक है, और कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए थे। स्टार्टिंग में उनको ट्रेडिंग के कुछ राइट मिल भी गए थे। ठीक है, लेकिन बाद में पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस की वजह से उनको वो राइट डिनाई भी हुए थे। ठीक है, लेकिन फिर बाद में उनके बाद में एक और पर्सन आएंगे, मिडलटन नाम का एक पर्सन आएगा। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे, मिडलटन। वो 1611 में आएगा। वो उन ट्रेडिंग राइट्स को दोबारा से रीइंस्टेट कराएगा जो उनको सूरत में ट्रेडिंग राइट मिलेंगे। ठीक है, और फिर 1612 में बैटल ऑफ स्वाली होगी, और 1613 में वहां पे वो अपनी फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर लेंगे। विलियम हॉकिंस हेक्टरशिप से आएंगे।
तुर्की उनकी मदर, उनकी वो लैंग्वेज नोन थी तुर्की, उनको जहांगीर से बात करेंगे, ट्रेडिंग राइट ले लेंगे, लेकिन बाद में फिर पोर्तुगीज जाएंगे उनकी कोर्ट में, उनको डिनाई करवा देंगे, ठीक है। फिर ब्रिटिशर्स की तरफ से मिडलटन नाम के एक पर्सन आएंगे 1611 में, वो उन राइट्स को दोबारा से रीइंस्टेट करवा लेंगे, ठीक है, क्योंकि वो मोनार्क की तरफ से आएंगे, ठीक है, जो ब्रिटेन का मोनार्क था उनकी तरफ से, तो वो उन राइट को दोबारा रीइंस्टेट करवा लेंगे। लेकिन रीइंस्टेट तो करवा लेंगे, लेकिन नेवल पावर पे किसका कब्जा था? पोर्तुगीज का। वो उनके शिप को आने ही नहीं देंगे वहां पे सूरत में, ठीक है। तो किंग तो उनको दे देंगे पावर, लेकिन सूरत में, क्योंकि सूरत ये रहा यहाँ पे, इस पूरे एरिया पे कब्जा किसका था? पोर्तुगीज का। ट्रेडिंग राइट मिल जाएंगे, लेकिन वो वहां से आने ही नहीं देंगे, उनको आने नहीं देंगे, तो ब्रिटिशर समझ जाएंगे कि भाई हमें कुछ सॉल्यूशन चाहिए। तो 1612 में वो बैटल ऑफ सवाली फाइट करेंगे। उसके बाद फिर जो जहांगीर है उसको भी यकीन हो जाएगा कि ठीक है इनका नेवल पावर स्ट्रॉन्ग है, तो उनको वहां पे ट्रेडिंग राइट मिल जाएंगे, और 1613 में सूरत उनका पहला ट्रेडिंग सेंटर बन जाएगा। हालांकि उससे पहले वो 1611 में मसूलीपट्टनम में एक ट्रेडिंग सेंटर खोल चुके होंगे, 1611 में साउथ में, ठीक है, क्योंकि उस वक्त साउथ में मुगल्स का उतना डोमिनेंस नहीं था, ठीक है। वहां पे गोलकंडा नाम का एक अलग एम्पायर होता था साउथ में, जो आज का आंध्र प्रदेश और आज का तेलंगाना है, तो गोलकंडा एम्पायर होता था, ठीक है। तो जहांगीर उनके कोर्ट में आएंगे। उसके बाद 1613 में वो सूरत में पहला अपना फैक्ट्री खोलेंगे 1613 में, ठीक है। देन उसके बाद सेकंड वो 1633 में उनको उड़ीसा मिल जाएगा, यहां कहीं, 1633 के अंदर, ठीक है, क्योंकि वो एफर्ट लगाते रहेंगे अलग अलग ट्रेडिंग पोर्ट्स के लिए। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्या था, ये वेस्ट कोस्ट पे एक हो गया, तो अब उनको ईस्ट कोस्ट पे भी चाहिए था, तो 1633 में उनको उड़ीसा मिल जाएगा। फिर 1639 में उनको मद्रास मिल जाएगा, ये डेट इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मद्रास मिल जाएगा 1639 में, ठीक है। स्टार्टिंग में तो इन सभी जगह को वो लीज पे लेंगे, मतलब रेंट पे करेंगे अपनी फैक्ट्री बनाने के लिए। फैक्ट्री का मतलब क्या था? मतलब गोदाम एक तरह का, ठीक है। तो मद्रास मिल जाएगा उनको। इसके बाद 1668 में उनको मिल जाएगा बॉम्बे। 1661 में या 62 में मैट्रिमोनियल अलायंस होगा, किसके बीच में? पोर्तुगीज और ब्रिटिश के प्रिंस के बीच में। तो बॉम्बैया किनको मिल जाएगा? ब्रिटिश मोनार्क को मिल जाएगा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं मिला, ब्रिटिश मोनार्क को। तो ब्रिटिश मोनार्क से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसको लीज पे ले लेगी कि आपके पास एक जमीन है जो इंडिया में है, और हमारे पास ट्रेडिंग राइट है जो आपने ही दिए हैं, ठीक है, तो हमें लीज पे दे दो। तो ब्रिटिश मोनार्क 1668 में उनको बॉम्बे जो है वो लीज पे दे देंगे, ठीक है। उसके बाद वो आएंगे यहाँ पे कलकत्ता में, हुगली। कलकत्ता में हुगली में ट्रेडिंग राइट मिल जाएंगे उनको। ये ट्रेडिंग राइट देंगे उनको औरंगजेब, लगभग 1986 के अराउंड, ठीक है। हुगली में उनको ट्रेडिंग राइट मिल जाएंगे। सॉरी 1686, मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताई थी ये बात, ठीक है। 19 बोलूं तो आप 1686 के अराउंड, ठीक है। उनको हुगली में ट्रेडिंग राइट मिल जाएंगे। लेकिन हुगली में क्या होगा, इनका एक कमांडर होगा ब्रिटिशर्स का, मतलब जो नेवल शिप में आते थे, स्क्वाड्रन में आते थे, स्क्वाड्रन मतलब आर्मी शिप्स, उसका नाम था जॉन चाइल्ड, ध्यान रखना। तो उसने क्या किया, उसको लगा कि भाई हम लोगों को ट्रेडिंग राइट मिल रहे हैं, तो वो हुगली में प्लंडर करने लगा, लूटपाट करने लग गया। मतलब ट्रेडिंग के पर्पज के लिए लिया था, लेकिन वो लूटपाट करने लग गया, या मतलब जो हिस्सा उनको नहीं मिला था वहां पे भी फैक्ट्री को फैलाने लग गया। उस टाइम पे इंडिया में रूल था औरंगजेब का, और औरंगजेब बहुत ही क्रूअल रूलर था। औरंगजेब ने यहाँ पे कुछ मुश्किल से 1000-2000 ब्रिटिशर्स होंगे, 1 लाख की आर्मी भेज दी, और 1686 में जितने भी
ट्रेडिंग पोर्ट थे उनके पास वो सारे खाली करवा दिए। मतलब एक तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से साफ हो चुकी थी, वो कहीं पे भी नहीं थी। जितना भी उन्होंने काम किया था, जो भी उनके ट्रेडिंग सेंटर थे, वो सब औरंगजेब ने ले लिए, क्योंकि औरंगजेब का एम्परर दूर तक फैला हुआ था, ठीक है, लगभग डेक्कन तक औरंगजेब का एम्पायर था। तो उसने सारे के सारे ट्रेडिंग पोर्ट उनसे वापस ले लिए, सारे के सारे उनसे राइट वापस ले लिए और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया से बाहर कर दिया। तो ये वो टाइम था लगभग 1686 के अराउंड का, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक बार के लिए इंडिया से बाहर हो गई थी। फिर ब्रिटिश मोनार्क की तरफ से एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा औरंगजेब की कोर्ट में, वो उनको रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। ओवियस है कि जो भी उनको जुर्माना लगेगा, जो भी फाइन लगेगा, वो फाइन लगाया जाएगा, ठीक है। और वो कहेंगे हमें एक्सेप्ट है, आप जो भी कहोगे, जहां पे भी आप ट्रेडिंग राइट देना चाहो वहां दे सकते हो, ठीक है, हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे। तो औरंगजेब उनको दोबारा से ट्रेडिंग राइट देगा, और दोबारा ट्रेडिंग राइट देगा तो उस टाइम पे 1690 में ये कलकत्ता इसके बराबर में ही, कलकत्ता। तो 1690 में 3 विलेज लेंगे वो, सुल्तानती, कालीकत्ता एंड गोविंदपुरी, ठीक है। मैं लिखवाऊंगा सारी चीजें, गोविंदपुरी, कालीकत्ता और सुल्तानती, 3 विलेज की जमींदारी लेंगे, क्योंकि यहाँ के जो जमींदार थे ना, उन्होंने रिवोल्ट कर रखा था। तो वो एक अच्छा मौका ढूंढेंगे कि अच्छा मौका है, हम लोग ले लेते हैं जमींदारी। तो वो जमींदारी ले लेंगे, क्योंकि ये एरिया सारा का सारा मुगल एम्परर के अंडर में आता था। तो वो इन 3 जगह की जमींदारी ले लेंगे, और लेटर ऑन ये 3 विलेज ही क्लब करके उन्होंने आज का कलकत्ता बनाया हुआ है, और वो वहां पे कलकत्ता बना लेंगे लेटर ऑन, ठीक है, 1690 में। तो और जो फाइन वो पे करेंगे, उसकी पे लीनियंसी दिखाते हुए जितनी भी पोर्ट उनके पास थी, वो सारी की सारी ट्रेडिंग पोर्ट को रीइंस्टेट कर देंगे औरंगजेब कि ठीक है आप ट्रेड कर लो, लेकिन उसके बदले जो वो पहले पे कर रही थी मुगल एम्परर को, उस अमाउंट को बढ़ा देते हैं कि हर साल अब और ज्यादा पे करना है आपको फाइन के तौर पे, ठीक है। लेकिन ये सारी की सारी ट्रेडिंग पोर्ट उनकी रीइंस्टेट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये चलेगा। इसके बाद औरंगजेब की हो जाएगी डेथ, क्योंकि 1690 आ गया है और औरंगजेब की डेथ होगी 1707 में। औरंगजेब की डेथ के बाद मुगल एम्पायर वीक हो जाएगा, ठीक है। जो ये ब्रिटिश एम्पायर दिख रहा है, ये सारा मुगल एम्पायर था उस टाइम पे। तो मुगल एम्पायर वीक हो जाएगा 1707 में औरंगजेब की डेथ के बाद। हालांकि ब्रिटिशर्स ट्रेड करने के लिए ही आए थे, क्योंकि ये क्वेश्चन भी पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, कि ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया फॉर ट्रेडिंग। वो रूलर बनने नहीं आए थे, वो तो बाई चांस वो रूलर बन गए, उनका ऐसा कोई मोटिव नहीं था, ठीक है। तो ये जितने भी प्लेस उनको मिल गए थे, बॉम्बे, मद्रास, हुगली, कलकत्ता, उड़ीसा, यहां पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी, ठीक है। फैक्ट्री से बड़े बड़े महल बनाने लग गए, ठीक है, बड़ी बड़ी चार दीवारी करने लग गए, फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी थी उन्होंने धीरे धीरे। जो लोकल रूलर थे उनसे बात की, क्योंकि मुगल एम्पायर वीक था, तो अब लोकल रूलर ज्यादा पावरफुल हो गए थे। जब मुगल एम्पायर स्ट्रॉन्ग था तो उसको बोलते हैं सेंट्रलाइज सिस्टम था मुगल्स में टिल 1707, उसके बाद डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। अकबर ने क्या किया था, पूरे के पूरे एम्पायर को, व्हेन अकबर वाज अ रूलर, उसने पूरे के पूरे एम्पायर को अलग अलग सूबाज में डिवाइड कर दिया था, और वहां पे सूबेदार होते थे जिनको इंग्लिश में बोलते थे गवर्नर, ठीक है। वो ब्रिटिश एम्पायर, वो मुगल एम्पायर के लिए काम करते थे, वो सूबेदार या गवर्नर, ठीक है। तो ये जो स्टार्टिंग में अकबर ने लिए थे 12 गवर्नर, और उसके बाद धीरे धीरे बढ़ के वो बाकी जो लेटर मुगल थे उन्होंने उनको 18 तक कर दिया था। तो ये जो गवर्नर थे अलग अलग जगह पे, औरंगजेब की डेथ के बाद ये सब पावरफुल हो गए। उनको लगा कि ऊपर से सिस्टम साफ हो गया है, अब हम लोग पावरफुल हो गए हैं, तो वो अलग अलग ऑटोनोमस स्टेट बना लेंगे अपने। बंगाल का गवर्नर बंगाल पे रूल करने लग जाएगा, ठीक है, डेक्कन में अलग होगा। तो ये जो गवर्नर थे, जो उनको सूबेदार बोलते थे, ये अपना अलग से एक सिस्टम डेवलप कर लेंगे। ये लोग कैसे सिस्टम डेवलप करेंगे,
क्योंकि जब अकबर का रूल था तो वो एक सिस्टम चलाएगा, मनसबदारी सिस्टम। मनसबदारी सिस्टम, मनसबदारी सिस्टम में वो क्या करेगा कि अलग अलग रैंक देगा। मनसबदारी सिस्टम पे यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि मनसबदारी सिस्टम वाज रिलेटेड टू व्हाट, सो इट वाज द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मिलिट्री सिस्टम ऑफ मुगल्स। ये मुगल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री सिस्टम था जो मुगल्स ने बनाया था, और मुगल्स में भी अकबर ने बनाया था। तो इसमें वो क्या करते थे, जो उनके लॉयलिस्ट होते थे उनको रैंक दिए जाते थे। एक रैंक होता था जाट और एक रैंक होता था सवार। जाट जो होता था वो किसी भी पर्सन का पर्सनल रैंक होता था, और ये रैंक दिए जाते थे उनको 10 से लेके और 10,000 तक। जितना बड़ा रैंक उतना ही पावरफुल पर्सन, ठीक है। लेट्स सपोज किसी का रैंक 5,000 था, ठीक है, तो उसका रैंक, ये उसका पर्सनल रैंक था। उतने ही सवार, सवार मतलब घुड़सवार विद आर्म्ड, उसको अपने अंडर में मेंटेन करने पड़ते थे। उनका खर्चा वो उठाता था। ओबीएस है, उसको एक एरिया भी दिया जाता था कि ये एरिया आपका, यहां से आप रिवेन्यू लो, कलेक्ट करो, कुछ रिवेन्यू मुगल्स को दो, कुछ रिवेन्यू खुद रखो, और इस रिवेन्यू में इतने कैवलरी मैन, इतने घुड़सवार आपको मेंटेन करके रखने हैं। तो घुड़सवार कौन मेंटेन कर रहे थे? वो मनसबदार, जो जिनमें से कुछ गवर्नर भी थे। तो ओबीएस आर्मी उनके कंट्रोल में थी। तो जैसे ही लेटर मुगल वीक हुए तो उन सब ने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि आर्मी तो उनके पास थी ना। मुगल्स के पास तो ऐसी कोई आर्मी थी ही नहीं। मुगल्स की आर्मी तो उन सब की आर्मी गैदर होके बनती थी, ठीक है। इसीलिए मुगल्स को जिधर भी जाना होता था, मुगल एम्परर को, वो उधर के ही सूबेदार को बोलता था कि अपनी आर्मी तैयार कर लो, हम वहां जा रहे हैं अटैक करने के लिए। तो मुगल्स की अपनी कोई आर्मी नहीं थी, उनके जो सूबेदार थे या मनसबदार जिनको बोलते थे, उनकी आर्मी थी सारी की सारी। तो लेटर मुगल पीरियड में ये मनसबदार पावरफुल हो गए। अब जिसके पास 5,000 6,000 कैवलरी मैन थे वो बहुत पावरफुल हो गया। तो इसलिए एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम हो गया। उन लोगों के साथ ब्रिटिशर्स ने सेटिंग की। सेटिंग क्या करना था? करप्शन, पैसे दिए किंग को, ठीक है, और गिफ्ट दिए, ठीक है। वो फॉरेन से गिफ्ट लेके आते थे तो उनको लगता था कि दूर से फॉरेन से गिफ्ट आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इन एरिया पे उन्होंने फोर्टिफिकेशन स्टार्ट कर दी, महल बनाने लग गए, ठीक है। महल बनाए, मद्रास में बनाया, कलकत्ता में बनाया, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने बनाया फोर्ट विलियम, यहाँ सेंट जॉर्ज नाम का एक फोर्ट यहाँ बनाया, और फोर्ट विलियम यहाँ पे बनाया, ठीक है। और बॉम्बे में भी बनाया, बॉम्बे फोर्ट। और ये 3 जगह, बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता, धीरे धीरे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इन 3 को पावर सेंटर की तरह यूज करने लगी। एक पावर सेंटर होता था उनका बॉम्बे, जो पूरे ईस्ट कोस्ट, वेस्ट कोस्ट को कंट्रोल करता था। एक पावर सेंटर था उनका मद्रास में, जो पूरे ईस्ट कोस्ट को मेंटेन करता था। और एक पावर सेंटर था उनके पास कलकत्ता। 3 पावर सेंटर उन्होंने बना लिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे, विद द डिक्लाइन ऑफ औरंगजेब, लोकल रूलर के साथ सेटिंग करके। और इन तीनों जगह पे उन्होंने अपने गवर्नर सेट कर दिए, बॉम्बे गवर्नर, मद्रास गवर्नर और कलकत्ता में गवर्नर। ये तीनों गवर्नर इंडिपेंडेंटली काम करते थे और ये तीनों रिपोर्ट करते थे कंपनी के डायरेक्टर को, जो बैठता था ब्रिटेन में। और कंपनी का डायरेक्टर रिपोर्ट करता था कंपनी के प्रोप्राइटर को, मतलब जो उसके ओनर थे। तो ये सिस्टम ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे डेवलप कर लिया। अब जब ये फोर्टिफिकेशन कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कल की क्लास में, 1717 में इनको एक बड़ी सफलता मिलेगी जब फारूक सियार नाम का मुगल एम्परर इनको दस्तक दे देगा, मतलब फ्री पास सिस्टम, स्पेशली इस वाले एरिया में, बंगाल वाले, उड़ीसा वाले एरिया में, कि यहाँ पे आप फ्रीली ट्रेड करो। मैंने जो बताया ना कि औरंगजेब के पास जब वो आए थे तो उनको ज्यादा पैसे देने पड़े थे, तो वो फ्री हो गया, उनको टैक्स ही नहीं दे रहा, ठीक है, कितना ही ट्रेड करो टैक्स ही नहीं देना। तो इन्होंने अपना मैक्सिमम ट्रेड यहीं से करना स्टार्ट कर दिया।
क्योंकि उनको पता था कि यहां से ट्रेड कर रहे हैं तो पैसा ही नहीं देना। और धीरे धीरे करके कैलकाटा यानी बंगाल उनका मेजर पावर सेंटर बन गया। ये रीजन था कि बंगाल उनका मेजर पावर सेंटर क्यों बना, ठीक है, बंगाल उनका मेजर पावर सेंटर बन गया। क्लियर? 1717 से धीरे धीरे वो लोग ट्रेड करते रहे। अब ट्रेड में ऑब्वियस सी बात है कोई टैक्स तो देना नहीं था, तो इन लोगों ने क्या किया, जो ये गवर्नर थे ये लोगों ने धीरे धीरे अपनी कंपनीज बनानी स्टार्ट कर दी छोटी छोटी इंडिया में। एक तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इन्होंने अपने नियर डियर्स के नाम पे बाकी कंपनीज बनानी स्टार्ट कर दी। क्यों? क्योंकि यहां से ट्रेड करना फ्री था, तो ब्रिटिशर्स की कोई भी कंपनी ट्रेड करेगी फ्री होगा, तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पे कम ट्रेड करते थे और अपनी कंपनी के नाम पे ज्यादा ट्रेड करते थे। तो करप्शन का एक सिस्टम स्टार्ट हो गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, जो धीरे 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 1772 तक जाके पीक पे पहुंचेगा। 1717 से करप्शन का सिस्टम स्टार्ट हुआ और 1772 में ये सिस्टम इतना पीक पे पहुंच जाएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटेन में बैंकरप्सी फाइल कर देगी कि हम लोग बैंकरप्ट हो गए हैं। हाँ, 1777 से जो सिस्टम चला वो एक करप्ट सिस्टम में बदल जाएगा और 1772 में वो लोग बैंकरप्सी फाइल कर देंगे, ठीक है। और वही उसी मोमेंट का फायदा उठाते हुए ब्रिटिश पार्लियामेंट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रेगुलेट करने लग जाएगी। हम एक एक्ट पढ़ेंगे, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। वो पहला एक्ट होगा जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करने के लिए रूल रेगुलेशन बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उनसे 10 मिलियन पाउंड्स का लोन मांग लिया था कि वी आर बैंकरप्ट, हमें 10 मिलियन पाउंड का लोन दे दो। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट को लगा कि सही मौका है, कंपनी को हम लोग रेगुलेट करने लग जाते हैं। उनको क्यों लगा सही मौका है? क्योंकि वो ये सारी चीज देख रहे थे कि जो भी इंडिया में गवर्नर जा रहा है वो तो रिच होके आ रहा है, ठीक है, क्योंकि वापस तो वो ब्रिटेन ही जाते थे ना, लेकिन कंपनी डाउन होती जा रही है हर रोज, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं तो फॉल्ट है। तो उनको भी पता लग गया था कि करप्ट सिस्टम आ गया है, तो धीरे धीरे उस कंपनी को ब्रिटिश पार्लियामेंट रेगुलेट करने लग जाएगा, ठीक है। लेकिन उस रेगुलेशन और 1717 के बीच में दो मेजर इवेंट होंगे। 1757 बैटल ऑफ प्लासी और 1764 बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये दो मेजर बैटल हम पढ़ेंगे। ये क्यों हुई? जो बंगाल में सूबेदार था या गवर्नर था वो अपना एम्पायर अलग से बना लेगा और नवाब ऑफ बंगाल मुर्शीद कुली खां अपना एक अलग से रिवेन्यू सिस्टम स्टार्ट करेगा बंगाल में, क्योंकि बंगाल गढ़ था या मेन सेंटर था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। उनको तो फ्री पास मिला हुआ था, लेकिन नवाब कहेगा कि अब फ्री पास नहीं है, अब मेरी चलेगी, ठीक है। मुर्शीद कुली खां एक पावरफुल गवर्नर था, लेकिन उसकी डेथ के बाद उसका बेटा सिराजुद्दौला गवर्नर बनेगा, 19 साल का लड़का, ठीक है। वो एक तो बहुत यंग था, दूसरा एनर्जेटिक था और एंग्री था। तो इस टाइम पे जब हम बात करें 1757 की, डिसेंट्रलाइजेशन होने की वजह से अलग अलग एरिया में अलग अलग पावरफुल पर्सन्स आ गए थे। अब सब क्या चाह रहे थे? एक दूसरे के एम्पायर को हथिया लें। तो इंडिया में अनस्टेबिलिटी का माहौल था, ठीक है। इधर से हैदराबाद का नवाब राइज हो रहा था, इधर से मराठा राइज कर रहे थे, इधर से सिख किंगडम राइज कर रहा था, इधर मैसूर किंगडम राइज कर रहा था, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को एक बार में ना याद हो, धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो ये सक्सेसर स्टेट बोलते हैं इनको, या ऑटोनोमस स्टेट राइज कर रहे थे, और ये स्टेट एक दूसरे के ऊपर अटैक करते थे। उस अटैक में नुकसान होता था ब्रिटिशर्स को, क्योंकि जब ये अटैक करते तो ब्रिटिशर्स के ट्रेड सेंटर्स को लूट के ले जाते, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स ने उसका सॉल्यूशन निकाला कि वो फोर्टिफिकेशन करके आर्मी रखने लग गए, अपने कुछ ट्रेन सोल्जर, कि भी कम से कम हम अपनी ट्रेड की तो रखवाली कर लें। लेकिन 1757 में
जब सिराजुद्दौला को ये बात पता लगी कि भाई मेरे एरिया में मेरी परमिशन के बिना ब्रिटिशर्स फोर्टिफिकेशन कर रहे हैं और आर्मी रख रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि आप इसको डिसबैंडन करो पूरे के पूरे फोर्ट को और आर्मी को हटाओ, ठीक है। लेकिन वो ब्रिटिशर्स नहीं माने उस बात को, तो सिराजुद्दौला 10,000 लोगों की एक सेना लेके गया और वहां पे हम एक इंसिडेंस पढ़ेंगे, ब्लैक होल ट्रेजेडी। कलकत्ता में उनके ट्रेडिंग पोर्ट को खाली किया, जितने भी पर्सन वहां मिले 146 के अराउंड पर्सन सिराजुद्दौला को वहां मिलेंगे, उन सबको एक रूम में बंद कराएगा जाके, और सुबह तक सफोकेशन की वजह से उनमें से सिर्फ 23 बच पाएंगे, बाकी सारे मर जाएंगे। तो इस बात से ब्रिटिशर्स नवाब के अगेंस्ट में हो जाएंगे, ठीक है। तो उनको हेल्प आएगी मद्रास से, क्योंकि यहाँ के बाद तो ट्रेडिंग सेंटर यही है, मद्रास तक हेल्प पहुंचने में टाइम लगेगा, अगले दिन तक पहुंचेगी, ठीक है। तो अगले दिन वहां पहुंचेगी और एक पर्सन था रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जो आया था एक सिपाही बनके, ठीक है। धीरे धीरे वो आर्मी में रैंक बढ़ाता जाएगा अपना, ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। तो वो क्योंकि ओवरऑल एंगर था ब्रिटिशर्स में, तो वो रिवोल्ट कर देंगे कि हम लोग फैक्ट्री नहीं हटाएंगे। तो सिराजुद्दौला दोबारा से अपनी सेना भेजेगा और 300 सोल्जर्स जो यहाँ गए थे वो उन 10,000 सोल्जर्स को हरा देंगे, क्योंकि उनके पास मॉडर्न वेपन थे, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स या यूरोपियन पहली बार रियलाइज करेंगे दैट वी आर मोर पावरफुल, और हम लोगों के पास मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट है, इन लोगों के पास कुछ नहीं है, हम इनको बीट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर बैटल होगी 1757 की, बैटल ऑफ प्लासी। ब्रिटिशर्स अपना सपोर्ट बॉम्बे से भी ले लेंगे, मद्रास से भी ले लेंगे, और ब्रिटिश एम्पायर से भी सपोर्ट आ जाएगा उनके पास, क्योंकि ब्रिटिश मोनार्क उनके फेवर में था। और अगेंस्ट में सिराजुद्दौला, वहां उसको बोलते हैं बैटल ऑफ प्लासी। तो वो सिराजुद्दौला को हरा देंगे। उसको हराने का मतलब है कि पूरे बंगाल पे उनका कब्जा हो गया। पहले तो वो ट्रेडर थे, अब तो पूरे बंगाल पे उनका कब्जा हो गया। बंगाल पे उनका कब्जा होगा तो यहीं पास में अवध है, ये लिखा हुआ अवध, आज का यूपी। अवध के नवाब को लगेगा कि अगला नंबर मेरा ना आ जाए, तो वो मुगल एम्परर से बात करेंगे। मुगल एम्परर थे उस टाइम पे शाह आलम II, ठीक है। शाह आलम II वाज द एम्परर इन एग्जाइल। एग्जाइल होता है भगोड़ा, जिसको देश निकाला दे दिया जाए, क्योंकि इसी टाइम के अराउंड 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होगी। यहाँ पे सारे इवेंट कनेक्टेड है एक दूसरे से। तो उधर से अहमद शाह अब्दाली बार बार आ रहा था, मुगल एम्परर वीक थे, अटैक करता, लूटपाट करके चला जाता, ठीक है। तो उसकी वजह से मुगल एम्परर भागा हुआ था, लेकिन था तो वो मुगल एम्परर, तो उसको अपनी जगह बचानी थी। बीच में अवध तो दोनों के बीच में आ गया, इधर ब्रिटिशर्स, उधर नवाब, उधर अहमद शाह अब्दाली। तो उसको लग रहा था या तो ये आ जाएंगे या वो आ जाएगा इधर। तो इसने जो बंगाल का नया नवाब बनाया, ब्रिटिशर्स ने मीर जाफर सिराजुद्दौला को हटा के वो उसने रिवोल्ट कर दिया, क्योंकि ब्रिटिशर्स अनाब शनाब पैसा मांग रहे थे उस नवाब से कि भी आप तो कठपुतली हो, ठीक है, हमने रिइंस्टेट किया आपको, ठीक है। मीर जाफर सिराजुद्दौला जो पहले नवाब था जिसको हराया, उसका प्राइम मिनिस्टर था, एक तरह से उसकी मिलिट्री कमांडर था उसका। तो मीर जाफर ने बोला कि मैं तो आप लोगों की डिमांड पूरी नहीं कर सकता, तो आप किसी और को नवाब बना दो। तो उन्होंने उसके साले को नवाब बना दिया, मीर कासिम, उसका ब्रदर इन लो। अब मीर कासिम से भी वही लूटपाट कर रहे थे, वो अनाब शनाब रिवेन्यू कलेक्शन मांगते, कितना पैसा कलेक्ट करके दे दो हमें, ठीक है। तो मीर कासिम भी परेशान हो चुका था। मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध और मुगल एम्परर, इन तीनों ने मिलके कि पहले तो निपटते हैं इनसे, ब्रिटिशर से, फिर निपटेंगे अहमद शाह अब्दाली से, क्योंकि वो बड़ी पावर था। तो इन तीनों ने मिलके ब्रिटिशर्स पे अटैक कर दिया। बैटल हुई, बैटल ऑफ बक्सर 1764। लेकिन अनफॉर्चुनेटली तीनों ही हार गए। अब तीनों के हारने का मतलब था, बाकी दो हार जाते तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुगल एम्परर के हारने का मतलब था कि जहां जहां मुगल रूलर की चलती है वहां वहां ब्रिटिशर्स को सीधा एंट्री मिल गई, ठीक है। और इसी टाइम पे 1761 में, उससे थोड़ा सा टाइम पहले, ब्रिटिशर्स को एक बेनिफिट ये हुआ कि अहमद शाह अब्दाली जीत तो गया, लेकिन उस लड़ाई में मराठाओं के साथ
वो उसका 10,000 से भी ज्यादा सैनिक मर गए, उसका एक मतलब बड़ा आर्मी साफ हो गया था, वाइप आउट हो गया था। उसके बाद वो दोबारा मुड़ के नहीं आया, तो वो बेनिफिट मिल गया ब्रिटिशर्स को। अच्छा, अहमद शाह अब्दाली ने मराठाओं को हरा दिया, तो मराठा जो एक बड़ी पावर बन रहे थे वो भी साफ, अहमद शाह अब्दाली भी साफ, मुगल रूलर भी साफ। तो ब्रिटिशर्स को दिखा कि अच्छा मौका है और उन्होंने पूरे के पूरे मुगल एम्पायर को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पे उनको दीवानी राइट मिलेंगे पहली बार। दीवानी राइट मतलब राइट ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। इंडियन गवर्नमेंट कैसे चलती है, रिवेन्यू कलेक्ट करती है, टैक्स लेती है, ठीक है। पहले तो उनको ट्रेडिंग करनी पड़ती थी, अब क्या करते थे, सीधे लोगों से रिवेन्यू कलेक्शन का राइट मिल गया 3 जगह का, बिहार, उड़ीसा और बंगाल, ठीक है। इसके बाद उन्होंने अच्छा खासा पैसा कमाया और बैंकरप्सी की अर्जी लगा दी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। अब ब्रिटिश पार्लियामेंट को ये सब कुछ पता था, उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया में रेगुलेट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो यहां तक ये स्टोरी मैंने आप लोगों को बता दी है, ठीक है। इसको अब धीरे धीरे एक एक स्टेप को पढ़ेंगे, तो मुझे आगे पीछे का नहीं बताना पड़ेगा, मैंने एक बार में सारी स्टोरी बता दी है। कहां तक की, 1772 तक की लगभग। क्लियर, ओके। सो 1600 में कंपनी एस्टैब्लिश हुई, क्वीन एलिजाबेथ I ने उनको मोनोपोली दे दी 15 साल के लिए। कंपनी वाज हेडेड बाय गवर्नर एंड 24 डायरेक्टर। डायरेक्टर मतलब जो उसके ओनर थे एक तरह से, ठीक है, वो खुद ही डायरेक्टर थे उस वक्त, जो डायरेक्टर थे वो उसके ओनर थे, ठीक है। प्रोप्राइटर बोल लो या प्रमोटर बोल लो। 1608 में कैप्टन हॉकिंस हेक्टरशिप लेके आया मुगल एम्परर के पास। जहांगीर मुगल एम्परर था, ठीक है, परमिशन मांग रहा था फैक्ट्री एस्टैब्लिश करने की सूरत में, ठीक है। इनिशियली टर्न डाउन करेगा, लेकिन बाद में क्योंकि हॉकिंस तुर्की जानता था तो वो उसको मना लेगा उस चीज के लिए, ठीक है। लेकिन पोर्तुगीज के इन्फ्लुएंस में वो फिर से मना कर देंगे उसके। 1611 में कैप्टन मिडलटन आएगा, परमिशन ले लेगा सूरत में ट्रेड करने की, लेकिन सूरत पोर्ट कब्जे में थी पोर्तुगीज के, वो आने नहीं देंगे, ठीक है। आने नहीं देंगे, वो उसको बार बार रोकेंगे वहां पे। तो बैटल होगी, बैटल ऑफ स्वाली। बैटल ऑफ स्वाली में एक बड़ा शिप आएगा रेड ड्रैगन नाम का, ठीक है, और एक कमांडर आएगा कैप्टन बेस्ट, इनके नाम ध्यान रखना। साथ में वो अपने साथ एक छोटा शिप लेके आएगा ओसिएंटा, ये नाम ध्यान रखना, पूछे गए हैं। बैटल ऑफ स्वाली फाइट होगी, पोर्तुगीज हार जाएंगे, ठीक है। जहांगीर को लगेगा कि ठीक है उसके पास आर्मी नहीं थी, ही वाज इन्फ्लुएंस, तो वो उनको ट्रेडिंग राइट दे देगा। 1613 में फरमान इशू कर देगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपना पहला ट्रेड खोल सकती है सूरत में। क्लियर यहां तक, ठीक है। 1615 में फिर सर थॉमस रॉय आएंगे जहांगीर की कोर्ट में, जिनको किंग्स जेम्स I भेजेंगे, क्योंकि वो पूरी कंपनी की हेल्प कर रहे थे, ठीक है। और कुछ और ट्रेडिंग परमिशन जो मिल जाएंगी। उस टाइम पे आगरा कैपिटल होता था मुगल एम्पायर की। किस टाइम पे कौन सी कैपिटल थी ये हम जब मुगल्स पढ़ेंगे डिटेल में तब करेंगे, ठीक है। आगरा कैपिटल होती थी, वो आगरा में रहा 3 साल तक और कई जगह की परमिशन उसने ले ली। सूरत की परमिशन तो मिली गई थी, आगरा की परमिशन ले ली, अहमदाबाद की परमिशन ले ली और भरूच की परमिशन ले ली। याद रखनी है ये ट्रेडिंग सेंटर सारे के सारे, क्योंकि यूपीएससी ने ये पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया, तो 3-3, 4-4 नाम थे, ठीक है। तो कम से कम जितने याद रह सकते हैं मेन वो तो सारे याद रखे हैं, ठीक है। तो ये भरूच जो है ये गुजरात में है, ठीक है। अहमदाबाद भी गुजरात में है, आगरा यूपी में आज के टाइम पे और सूरत गुजरात में, ठीक है। यहाँ के ट्रेडिंग राइट इनको मिल गए। साथ में इन्होंने बे ऑफ बंगाल में 1611 में अपनी पहली फैक्ट्री खोल ली थी मसूलीपट्टनम में, ये मैंने आपको बताया था। वहां पे किंगडम था गोलकोंडा किंगडम, जो आज का आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है। वहां से परमिशन ली थी और अपनी पहली फैक्ट्री उन्होंने वहां पे खोल ली थी, ठीक है। 1632 में उनको गोल्डन फरमान मिल गया था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा की तरफ से, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, शायद मैंने मेंशन नहीं की, ठीक है। 1632 में उनको गोल्डन फरमान मिला था। गोल्डन फरमान पे भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुका है। एक तो हमने पढ़ा था फरमान तो दिया था मुगल एम्परर ने, गोल्डन फरमान दिया था सुल्तान ऑफ गोलकोंडा ने, ठीक है। उस टाइम पे कोई खान थे गोलकोंडा के सुल्तान, नाम नहीं पूछा है लेकिन अहमद खान वगैरह ऐसा कुछ नाम था, ठीक है। कोई मुस्लिम रूलर थे। गोल्डन फरमान का मतलब था कि गोलकोंडा के एरिया में
ठीक है, आप लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हो और आपका जो ट्रेडिंग पोर्ट होंगी उनको मैं प्रोटेक्ट करूंगा, उसके बदले में आप मुझे एक हैंडसम अमाउंट देते रहना। तो वो एक तरह का गोल्डन फरमान उनका मिल गया था। तो गोल्डन फरमान ध्यान रखना 1632 में। इसके बाद 33 में उनको उड़ीसा मिल गया, बालासोर में उड़ीसा में हरिहरापुर नाम की एक जगह उन लोगों को मिल गई। तो 1633 में हो गया उड़ीसा। उसके बाद 1639 में एक मर्चेंट था फ्रांसिस डे, नाम याद रखना, उसको मद्रास की लीज मिल गई थी। ठीक है, 1639 में मिल गया मद्रास। ठीक है, फ्रॉम द रूलर ऑफ चंदानगरी। वहां पे उन्होंने बनाया फोर्ट सेंट जॉर्ज लेटर ऑन, ये मैंने बता दिया था। 1651 में इनको हुगली में ट्रेडिंग राइट मिल गए थे बंगाल में, जहां पे 1686 में ये लूटपाट करेंगे और औरंगजेब इनको बाहर कर देंगे। 1654 से 1667 के बीच में डच और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में कुछ कंफ्लिक्ट भी चलेगा इंडोनेशिया में। बाद में वो उसको सेटल कर लेंगे, ब्रिटिशर्स इंडिया में और डच जो है वो इंडोनेशिया या मेले पेनिनसुला में रह जाएंगे। ठीक है, देन 1662 में किंग चार्ल्स II को बम्बैया मिल जाएगा डाउरी में। ठीक है, 67 में औरंगजेब उनको एक फरमान दे देंगे बंगाल में ट्रेड करने का। 1668 में कंपनी बॉम्बे को लीज पे ले लेगी किंग चार्ल्स II से, जो उनको डाउरी में मिला था। ठीक है, देन उसके बाद 1686 से 1690 एंग्लो मुगल वॉर होंगे और जॉन चाइल्ड जो मैंने बताया था वो प्लंडरिंग करेगा, जिसकी वजह से सारे के सारे पोर्ट्स जो है वो मुगलजों से ले लेंगे। इस टाइम पीरियड में अलग अलग जगह पे वॉर करके उनसे सारे के सारे ट्रेडिंग पोर्ट ले लेंगे और ये वो टाइम होगा जहां पे वो खाली हो जाएंगे। फिर 1690 में सुल्तानती मिल जाएगा उनको, जो चारनोक नाम के एक पर्सन से होंगे, वो लेंगे आके वहां पे ट्रेडिंग राइट। और बाद में वो 3 विलेज लेंगे, सुल्तानती, कालीकता और गोविंदपुरी, जो तीनों क्लब करके कलकत्ता बनाएंगे। ठीक है, सिटी ऑफ कलकत्ता बन जाएगी और वहां पे वो फोर्टिफिकेशन कर लेंगे और बना देंगे फोर्ट विलियम। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया। देन उसके बाद मैग्ना कार्टा मिलेगा ईस्ट इंडिया कंपनी को। मैग्ना कार्टा बोला जाता है दस्तक को, जो दस्तक उनको मिला था, फ्री पास सिस्टम। तो ये ध्यान रखना, मैग्ना कार्टा ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंड गोल्डन फरमान, दोनों अलग अलग चीजें थी और फरमान अलग चीज थी। फरमान मुगल रूलर देते थे, औरंगजेब ने भी दिया, जहांगीर ने भी दिया, शाहजहां भी देंगे फरमान उनको। ठीक है, फरमान मतलब उनका राइट वो होता था, एक तरह से परमिशन लेटर होता था। जैसे चार्टर यूरोपियंस का परमिशन लेटर होता था, फरमान मुगल एम्परर्स का परमिशन लेटर होता था। फरमान तो नॉर्मल था, गोल्डन फरमान और दस्तक दो अलग चीज थी। ठीक है, गोल्डन फरमान देंगे सुल्तान ऑफ गोलकोंडा, दस्तक देगा फारूक शाह। ठीक है, देन उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी होगी 1757 में, मैंने वो थोड़ा बताया, आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर बैटल ऑफ बक्सर होगी। ठीक है, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी उसके बाद 1858 तक इंडिया में रूल करेगी, लेकिन 1772 के बाद रेगुलेट करना स्टार्ट कर देगी उसको, रेगुलेशन बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश पार्लियामेंट। ठीक है, और 1858 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया से बंद हो जाएगी। ठीक है, उसको हम पढ़ेंगे बाद में।